आकाश में पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी है 96.5% से अबव वाला बच्चा है, उसको आकाश का केवल रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फी देनी है, टेक्नोलॉजी फी उसकी माफ है, ट्यूशन फी उसकी 100% माफ है। 96% से अबव वाला जो बच्चा है उसको केवल रजिस्ट्रेशन फी देनी है, एडमिशन फी देनी है, टेक्निकल फी देनी है और ट्यूशन फी 100% माफ है। 90% अबव वाला जो बच्चा है उसको ट्यूशन फी में 85% कंसेशन है, 85% अबव वाला बच्चा है उसको 80% ट्यूशन फी में कंसेशन है और 80% से अबव वाला बच्चा है उसको भी 80% ट्यूशन फी में कंसेशन है। इस हॉल में करीबन 10वीं की मैं बात करूं, अलग अलग कैटेगरी में बात करूं तो 198 बच्चे हैं जिनको हम आज सम्मानित के लिए बुला रहे हैं और करीबन 148 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के जिनके अलग अलग कैटेगरीज में हैं। वो बच्चा, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और आकाश की हेल्प लेना चाहता है तो शुरू के 5 बच्चों के लिए नंबर 1 का क्राइटेरिया 97+ अबव, फिर अगले में 5 सीट्स है, फिर अगले में 5 सीट्स है, फिर अगले में 25 सीट्स है, फिर अगले में 25 सीट्स है, फिर अगले में 25 सीट्स है। तो थोड़ा सा इसमें मेरा ये रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन काउंसलर बाहर रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं, आप उनसे ये सारी चीजें समझ सकते हैं और इन बच्चों की बैच हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे सुना और हमारी बात को बोलने का मौका दिया और अच्छी बात ये हमारे सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का इतनी धूप में आने के लिए और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि प्लीज आपके इन बच्चों का जो अचीवमेंट है उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितनी जोरदार तालियां हैं, मुझे लगा है अपने बच्चों के रिजल्ट से खुश नहीं हो। इतनी हल्की आवाज, इस कमरे में जो बच्चा बैठा है उसके 97% मार्क्स दिए, थोड़ा ईमानदारी से ताली बजाइए। एक और चीज मैं बोलूंगा आप बच्चों को, बच्चों अगर आपका जीवन में कोई सबसे ज्यादा बढ़ना चाहता है तो वो आपके पेरेंट्स हैं और वो आपके लिए क्या क्या काम करते हैं वो आपको नहीं मालूम। और अगर आज आप इस कमरे में बैठे हो, इस वीआईपी हॉल में अगर आप बैठे हो तो ये आपके पेरेंट्स के और आपके टीचर्स के कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी एक बार जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स के लिए बजाएं। इसमें भी कंजूसी है, थोड़ा और तेज। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। एक बार जोर से अपनी तालियां बजा दीजिए क्योंकि इतनी धूप में यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आवाज भी आ रही है, जोर से तालियां। एक पल्स मोर, एक बार और। ये पूरा हॉल तालियों की धूप से भर जाना चाहिए। मजा नहीं आया तो रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आए वैसे तालियों की आवाज नहीं आ रही है। पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, बेचारों ने रात में नहीं लगकर। ओके, सो यहाँ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद है एक बार आप मुझे बता दीजिए, हाउ इज योर जोश? हाउ इज योर जोश? आवाज क्या आ रही? हाउ इज योर जोश? लगता है गंगा के लोग खाना खा के नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर माया शर्मा है
तो आप मुस्कुराइए, गर्मी तो हमें भी लग रही है, सबको लग रही है कि नहीं? तो एक बार स्माइलिंग फेस, और अब इस काम को, इस कार्यक्रम को, इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम को होल्ड करेंगे और बीसीपुर आसाम पर सीधा लाइव देख रहे हैं जो आकाश का अल होटल में जो कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को मोटिवेशन के लिए स्कॉलरशिप जो कार्यक्रम है या जो बच्चों ने टॉप किया है 10th क्लास और 12th क्लास में उनके लिए आकर्षक जो उपहार है यानी कि 2 टॉप टॉपर्स के लिए लैपटॉप है, इसके अलावा सेकंड टॉपर के लिए लैपटॉप है और थर्ड टॉपर्स के लिए बाईसाइकिल है। तो ये जो कार्यक्रम है वो इस समय पर होटल में चल रहा है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, वो हम मौजूद प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जैसे हमारे भारतीय परंपरा में है, सबसे पहले हम माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैं हमारे सभी गेस्ट एडीएम सर, रामकिशोर सर, मुकेश उपाध्याय सर, शिवरतन सर, गायत्री मैम और वैभव सर, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए और माँ सरस्वती का पूजन करें। मैं साथ में रिक्वेस्ट करूंगा राधाकांत सर, वो भी मंच पर आए और माँ सरस्वती जी का द्वीप प्रज्वलन करें। जीत प्रज्वलन के किया जा रहा है कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर जी मीणा, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल दीप कर माँ सरस्वती की चित्रपट समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत है वो की जा रही है। और आकाश इंस्टीट्यूट एक नए आयामों को छूता हुआ एक नई जो पहचान है वो गंगापुर सिटी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में बनाता हुआ अब साफ साफ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग हैं वो इसमें बीसीपुर आसाम पर लाइव देख रहे हैं सीधा, जहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन परल रिसोर्ट में किया जा रहा है। मैं हमारे सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा यही 2 मिनट 20 मंच पर है और हमारी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी हमारे गेस्ट का स्वागत करें। सर, पूरा जो पांडाल है वो कचाकच, पूरा जो हॉल है वो भरा हुआ है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वैभव सर से हमारे एडीएम सर रामकिशोर सर का स्वागत करें। साफे, बुके और करूँ खींचू अब लास्ट में कैसे मारा पैरा आकाश इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की ओर से बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन और मुख्य अतिथि जो है आपके कार्यक्रम को एडीएम रामकिशोर मीणा उनका किया जा रहा है। मैं इधर रिक्वेस्ट करूंगा शिवरतन सर से मुकेश उपाध्याय सर का स्वागत करें। मुकेश उपाध्याय सर डिप्टी डायरेक्टर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। सर बेसिकली जयपुर से राजस्थान के सारे ऑपरेशंस को देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव भारद्वाज सर से, वो हमारे चीफ गेस्ट राधा सर को फेलिसिटेट करें। सोशल मीडिया जरूरी है यार।
आकाश इंस्टीट्यूट की ओर से सर शिवरतन सर से रिक्वेस्ट है कृपया प्लीज लंच प्लीज आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेंटर हेड अनीश सर से कि वो मंच पर आए और सर का स्वागत करें। अनीश सर सेंटर हेड आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड गंगापुर सिटी की पूरी एकेडमिक कमान सर के हाथ में है और सर को एक बड़ा अनुभव है शिक्षा का और सर की एक टीम है, बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो हमारी फर्स्ट टू में जो सारे टीचर्स वहीं बैठे हैं जो सर की कमान में है। अब मैं चाहूंगी वेलकम स्टेज पे आ जाएं और उनको फेलिसिटेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है मनीष सर। तो उन्हें पहले माला पहनाएं, साफा और स्माइल करते हुए रुके भी। एक बार जोरदार तालियां कंजूस कॉल करके ताले बजाते। थैंक यू गंगापुर सिटी, थैंक यू सो मच। में पधारे हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, दूर दराज से पधारे हुए छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण और हमारे नगर परिषद गंगापुर सिटी के चेयरमैन साहब जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं प्रशासन की तरफ से मेरे को यहाँ आमंत्रित किया। जैसा कि विदित है कि शिक्षा दुनिया की वो ताकत है जिसके बल पर कोई देश की दिशा और दशा दोनों तय होती है। एजुकेशन वो ढांचा है जिसकी ताकत पर कोई देश किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होता है। शिक्षा वो औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जिससे हम सीखते और सिखाते हैं। निश्चित रूप से एजुकेशन का सीधा अर्थ है सीखना और सिखाना है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इसमें सीखा भी जाता है और सिखाया जाता है। शिक्षा एक मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है। शिक्षा की व्यापक संकल्पना में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास निहित है। उसका चतुर्मुखी विकास निहित है, यथा उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास और उसका सामाजिक विकास। यदि किसी व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से जीवन जीना है तो उसको सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना पड़ेगा। शिक्षा वो ताकत है जिसके दम पर किसी देश की जीडीपी, किसी देश का सामाजिक ढांचा, किसी देश का मेडिकल ढांचा, किसी देश का तकनीकी ढांचा निर्धारित होता है। भारतीय संदर्भ में अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन डेमोक्रेसी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। दिलचस्प बात यह है कि जब देश आजाद हुआ उस समय हमारी साक्षरता केवल 15% थी। आज हमारी साक्षरता 82% है। 70 साल के इतिहास में भारत ने 15% से अपना आंकड़ा बढ़ा के 85-82% कर लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि। गौरतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा की बात करें तो आजादी के समय केवल 30 मेडिकल कॉलेज थे। आज बात करें तो 778 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में। अस्पतालों की बात करें तो आजादी के समय केवल 2000 सरकारी अस्पताल थे। आज बात करें तो 41,000 सरकारी अस्पताल है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। डॉक्टर्स की बात करें, आजादी के समय 6000 पेशेंट पर एक डॉक्टर था। आज बात करें तो 550 पेशेंट एक डॉक्टर है। बड़ी उपलब्धि है। हालांकि नीति आयोग ने यह कहा है कि वर्तमान में 776 या 77 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी 300 मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है मौजूदा स्थिति में। उम्मीदवार और जो डॉक्टर है उसका जो अनुपात है इसमें 20:1 है, यानी 20 उम्मीदवारों पर एक का सिलेक्शन होता है।
1,15,000 सीटें शायद MBBS की है, और जो PG है उसकी सीटें समथिंग 68 या 71,000 के समथिंग है। तो शिक्षा, मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पे शिक्षा दुनिया की वो ताकत है जिसके बलबूते पे कोई समाज किसी भी स्थिति तक जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में इजराइल और ईरान का युद्ध अपन देख सकते हैं, अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल दुनिया का एकमात्र वो देश है जो आज तक युद्ध नहीं आ रहा, और एकमात्र वो देश है जो आज तक युद्ध नहीं आ रहा। 1970-80 के मध्य 8 देशों ने मिलकर इस पर अटैक किया था, 6 दिन में युद्ध खत्म कर दिया था इसलिए इजराइल की तरफ से। इजराइल की मेडिकल, इजराइल का साइंस, इजराइल की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि वहां की आबादी महज 94 लाख है, जयपुर के बराबर। लेकिन वहां का मेडिकल ढांचा और वहां की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बलबूते पे 10-10 देशों को कंट्रोल करता है एक साथ। ईरान कई मामलों में उससे बड़ा है, जनसंख्या के लिहाज से बड़ा है, अन्य मामलों में भी बड़ा है, जियोग्राफिकल स्टाफ से भी बड़ा है, भौगोलिक संरचना भी उसकी बड़ी है। लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो आज तक युद्ध नहीं आ रहा, और ये 1947 से अस्तित्व में आया है। कोई पुराना देश नहीं है, अमेरिका की तरह भाई 1718 से शुरू है। बाहर के लोगों ने 1948 में जाके इजराइल को बसाया है। 1947 में इतना सा टुकड़ा था, आज फिलिस्तीन का विवाद जो चलता है यही है विवाद इजराइल और फिलिस्तीन का। अभी आपको पता है इजराइल हमास में युद्ध हुआ था लगभग 1 साल तक। इजराइल पर हमास ने अटैक कर दिया था 1.5 साल पहले। इजराइल ने हमास की वो स्थिति कर दी कि वहां के बच्चे और नागरिक कपड़े, रोटी और मकान के लिए तरस रहे हैं, और हमास को एक कोने में सिकोड़ के रख दिया। इसी तरह मैंने इजराइल ने 2 दिन पहले ईरान पर भी अटैक कर दिया। उसका बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ठीक ठाक मानी जाती है। यानी परमाणु बम को लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं से वो चुरा के लेके आया है, तो परमाणु बम बनाने के कगार पे वो जा रहा है। उसने यूरेनियम संवर्धन का काम किया है। सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका को और इजराइल को ये पता पड़ा कि ईरान कुछ ही दिनों बाद परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने 2 दिन पहले ईरान पर अटैक किया है। उसमें लगभग 6 परमाणु वैज्ञानिक उसके मारे गए हैं, कई डॉक्टर्स भी उसमें मारे गए हैं, तमाम प्रकार के जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स है वो मारे गए हैं। तो मेरा कहना है कि शिक्षा के दम पे इजराइल आज वो देश है जिसका चाहे कृषि क्षेत्र देख लो, सामरिक क्षेत्र देख लो, डिफेंस का क्षेत्र देख लो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, उसका जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में आता है। हेल्थ के मामले में टॉप 10 पे है। इंडिया का अपना 77 पे नंबर है हेल्थ के मामले में। हेल्थ जो इंडेक्स जारी होता है इंडिया 77वें नंबर पे आता है अभी भी। लेकिन इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, नॉर्वे, जापान, ये सब टॉप 10 और टॉप 20 में आते हैं। हेल्थ का जो इंडेक्स निकाला जाता है उसमें तमाम प्रकार की चीजें देखी जाती है कि यहाँ डॉक्टर्स कितने हैं, बेड कितने हैं, जनसंख्या पे कितने डॉक्टर तैनात है, यानी जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी मृत्यु दर क्या है, तमाम प्रकार के जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर उसका स्वास्थ्य सूचकांक निकाला जाता है। हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं उसको। भारत का अपना नंबर 77 पे अभी हाल फिलहाल। टॉप 10 में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हालांकि गए 10 साल में इंडिया में 2012 और 13 में 330 मेडिकल कॉलेज थी, 330। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज 777 मेडिकल कॉलेज हो गए कुछ ही दिनों बाद। मेरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 12 साल में लगभग 2 कॉलेज हुई, तो बड़ी उपलब्धि है। और हमारे मोदी जी ने ऐलान किया है कि हमारे यहाँ जो अमेरिका में अनुपात है डॉक्टर और पेशेंट का वो 2030 तक अचीव कर लिया जाएगा, ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे 1,15,000 मेडिकल MBBS सीटें मौजूदा स्थिति में, और 300 मेडिकल कॉलेजों की भी दरकार है। उसके बाद यदि 300 मेडिकल कॉलेज और खोलती है सरकार, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या सरकारी क्षेत्र की, तो हमारे जो कॉलेज का जो आंकड़ा है वो समथिंग 1,000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों का होगा। तो हमारा जो रेशो 20:1 वाला वो गिर के कम हो जाएगा। अभी लगभग 20 छात्रों में से 1 छात्र का चयन होता है। अभी मौजूदा स्थिति में नीट का रिजल्ट भी आउट हुआ है, उसमें समथिंग 24 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे हैं, लगभग 24 से 25 लाख। और ये जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, तो इस देश के लिए शुभ संकेत है। मेडिकल क्षेत्र में स्टूडेंट्स का ग्राफ बढ़ना देश की स्वास्थ्य सेवा को इंगित करता है। यानी देश की सरकार और राज्य सरकारें स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, और बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य सेवा और GDP पर पड़ेगा। जिस देश का स्वास्थ्य अच्छा है उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, ये जो बैठी हुई ताकत है, युवा शक्ति। दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूदा समय में, यानी 65 करोड़ युवा आबादी इंडिया के पास है।
65 करोड़ किसी देश के पास नहीं। हालांकि इंडिया जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ गया 1 साल पहले, अपनी जनसंख्या 146 करोड़ के आसपास पहुंच गई, चीन 145। ठीक है, और बड़ी बात है, भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धि गत सप्ताह में प्राप्त की है। भारत दुनिया का सबसे चौथा बड़ा जीडीपी वाला देश भी बन गया गत सप्ताह। पहले 5वें नंबर का था, पहले 5वें नंबर का था। जापान अपने से आगे था, लेकिन जापान को गए सप्ताह में छोड़ दिया इंडिया ने। हमारा चौथा नंबर हो गया, जापान का 5 हो गया। पहले अपना 5 हुआ था, जापान का चौथा था। और मेरा मानना है 2030 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ेगा। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे भारत है। अमेरिका बहुत आगे, $30 ट्रिलियन जीडीपी अमेरिका की, तो चीन की $20 ट्रिलियन है, हमारी भारत की $4 ट्रिलियन है। गैप बड़ा है अभी। चाइना और अमेरिका को पछाड़ने के लिए बहुत वक्त अभी लगेगा, लेकिन जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दूंगा। थर्ड पे 2030 तक लगाएगा, ऐसी संभावना है। तो इन सब का कारण है शिक्षा और एजुकेशन, मेडिकल और आईटी। जिस देश के पास मेडिकल और आईटी है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि युद्ध का स्वरूप बदल गया है। किसी देश के पास 50 लाख सैनिक है, इसका वजूद नहीं है, लेकिन किसी देश के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल क्षेत्र अव्वल दर्जे का है, तो इसका मतलब बहुत ताकतवर है। 50 लाख सैनिक काम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 500 सैनिक पर्याप्त होते हैं। जैसे इजराइल जो फाइटर जेट यूज करता है वो इतने एडवांस फाइटर जेट है, और ईरान के पास जो फाइटर जेट है वो 1970-80 के दशक के फाइटर जेट है, जिनकी बरमत भी ईरान नहीं करा पा रहा है। अब इजराइल के पास जो फाइटर जेट है एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उससे लैस है, रडार पकड़ में आते नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो दर्पण है जिससे किसी देश का भविष्य निर्धारित होता है, किसी देश का प्रतिबिंब होता है उसमें, कोई देश और समाज रिफ्लेक्ट होता है शिक्षा का। ये तमाम प्रकार के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये देश की धड़कन है, देश की युवा शक्ति है और देश का भाग्योदय है। ये लोग भारत की सबसे बड़ी कार्यबल जनसंख्या है, वर्किंग फोर्स है। इन यूथ जो ग्रुप है, जो यूथ एनर्जी है, वो मिलकर हमारे देश के भाग्य का निर्माण करती है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो या जीडीपी का क्षेत्र हो या उसका सामाजिक विकास हो। तो मेरा अर्थ यह है कि इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो मिसाल कायम की है, हमारे गंगापुर सिटी में इस प्रकार के जो नवाचार हो रहे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, इसका सीधा साधा अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं हैं, जिनकी मेडिकल और आईटी की जो एजुकेशन है उससे पहुंच दूर है, वो यहाँ आकर अध्ययन करेंगे। और मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल और आईटी क्षेत्र में, रिजल्ट्स के देखने में अपने पता चलता है ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स कहीं भी शहरी क्षेत्र से कमजोर नहीं होते। हालांकि उनको आधारभूत संरचनाएं जो मिलती है वो कमजोर स्तर की मिलती है। अभी नीति आयोग ने एक वक्तव्य जारी किया भारत सरकार ने, उसने मेडिकल में 6 समस्याएं बताई आज की तारीख में, 6 प्रकार की। नंबर 1, नीति आयोग ने यह कहा है कि आज भी मेडिकल कॉलेजों का वितरण असमान है। मेडिकल कॉलेजों का वितरण असमान है, इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजें आज भी सुस्थापित नहीं है। तो ये नीति आयोग ने माना है कि हमारे भारत में जो मेडिकल कॉलेजों का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो असमान रूप से हुआ है, इसलिए ग्रामीण बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। तो पहला सुझाव कि मेडिकल कॉलेज का वितरण समान रूप से होना चाहिए, हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोले जाने चाहिए, चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। तो ये बहुत बड़ा नीति आयोग ने वक्तव्य दिया है। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज में सीट्स की संख्या है उसमें एक बड़ा इजाफा होना चाहिए। अभी मौजूदा स्थिति में 1,15,000 है, नीति आयोग ने कहा कि सीटें कम से कम 2.5 से 3 लाख होनी चाहिए, ऐसा नीति आयोग ने वक्तव्य दिया है। यदि 3 लाख सीटें होती है तो मैं मानता हूं कि अपना जो रेशो है वो लगभग 6-7 हो जाएगा, यानी 6-7 स्टूडेंट्स में एक का चयन हो जाएगा। तो नीति आयोग ने यह भी कहा है कि जो अनुपात है वो कम है, 20:1, तो इसको 5:1 करने की जरूरत है। ये भी नीति आयोग ने जो परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय उसने रिपोर्ट जारी की। दूसरा इन्होंने बताया कि आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कई कॉलेजों में, आज भी कॉलेजें बहुत सी है लेकिन आज उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उन्नत किस्म की जो उनकी मेडिकल सुविधाएं वो है नहीं। तो ये भी उन्होंने चिंता जाहिर की कि इस प्रकार के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और उन्नत किस्म की सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। हाल ही में भारत मेडिकल जो रिसर्च है उसमें 0.02 यानी कुल जीडीपी का 0.02% खर्च करता है केवल इंडिया। अमेरिका 0.65, अपना केवल 0.02, नॉट 0.2, 0.02 है अमेरिका का 0.65।
बड़ा फर्क है। चाइना का 0.42, ब्रिटेन का भी 0.48। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना फर्क है। ये मेडिकल रिसर्च में फर्क है। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि हमारा जो मेडिकल रिसर्च है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसमें सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है, उसमें उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। हेल्थ के मामले में हम बात करें, अभी केंद्र सरकार का बजट अपना 1 लाख करोड़ रुपए है हेल्थ बजट मौजूदा स्थिति में, 1 लाख करोड़। लेकिन जैसे अमेरिका की बात करें तो हेल्थ में उसका बजट है 8 लाख करोड़। सोचो 8 गुना ज्यादा है। आबादी 32 करोड़ है, अपनी 148 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 32-33 करोड़ है। तो मेरा मानना है कि विभिन्न प्रकार के जो पैरामीटर्स है उसमें मेडिकल सेक्टर में कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर मेडिकल और आईटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की है। अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की है। आज जब 1947 में देश आजाद हुआ उसमें केवल अपने पास 59,000 डॉक्टर थे, 59,000। आज बात करें 15 लाख डॉक्टर अपने पास है। आप अंदाजा लगा सकते हो